India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Become the world's Fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी Gentlemen, a country which has 28 states and 8 union territories, a country which is the most populous country in the world, a country which is the 5th largest economy in the world and it's going to be the 3rd largest economy by 2027. A country which is a 4 trillion economy, but the vast majority of its people does not have basic amenities. A country which is the largest democracy in the world, a nuclear tried country, meaning it has the capability to launch nuclear airstrike through sea, land and air. We are talking about India. भारत केवल एक देश नहीं है, यह एक संस्कृति है, एक भावना है और करोड़ों लोगों का आशा का केंद्र है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियाँ मिलती हैं, जो मिलकर इसे एक अद्वितीय राष्ट्र बनाती हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भारत रंग बिरंगे संस्कारों और मूल्यों का संगम है। यह विविधता हमारी एकता का प्रतीक है। भारत की सकारात्मकता की बात करें तो सबसे पहले ध्यान आता है कि यहाँ के लोगों की सहनशीलता, दया और सहयोग की भावना। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या सामाजिक संकट, भारतीय एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। हमारे देश के वसुधैव कुटुंबकम की सोच हमारे पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। भारत शिक्षा और ज्ञान का प्राचीन केंद्र रहा है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने विश्व को शिक्षा का प्रकाश दिया है। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विश्व को दिखाया है कि सीमित संसाधनों में भी असाधारण कार्य कैसे किया जा सकता है। आर्थिक रूप से भी भारत एक तेज़ी से उभरती हुई शक्ति है। यहाँ का युवा शक्ति, स्टार्टअप कल्चर और डिजिटल क्रांति देश को आत्मनिर्भर बना रही है। अभी तक तो हमने सिर्फ इंडिया की पॉजिटिव साइड को ही देखा है, लेकिन हम इसके नेगेटिव साइड्स को भी देखेंगे। हम उसके ऊपर विचार विमर्श भी करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे इन सारी चीज़ों को विथ स्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम पॉवर्टी को मिटिगेट कर सकते हैं और कैसे इंडिया को फिर से एज अ स्टेबल एंड ग्रोथ गेनिंग कंट्री बना सकते हैं। तो आज की एजेंडा में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो इंडिया के इकोनॉमिक ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, करप्शन एंड गवर्नेंस की बात करेंगे, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करेंगे, रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट से कितना ज़्यादा नॉमिनल जीडीपी में उसका या फिर मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में या फिर कैपिटल इंटेंसिव के टर्म्स में कितना डिफरेंट है एक स्टेट दूसरे स्टेट से, हम उसके बारे में बात करेंगे और पाथवेज फॉरवर्ड की बात करेंगे कि कैसे हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं इन इंडिया। अब अगर हम एक नॉर्मल ओवरव्यू ले इंडिया का, तो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 एंड एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इन 2011 के सेंसस में इट वाज 1.21 बिलियन, बट नाउअडेज इट्स अराउंड 1.45 बिलियन अप्रॉक्स। अगर स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो मेजोरिटी पावर जो वर्ल्ड अफेयर्स के रिलेटिंग है या फिर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के रिलेटिंग है, वो सेंटर के हाथ में रहता है और हर स्टेट को उसके खुद के पावर और खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि वो बना सकता है और जो कि उसको लागू कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट। न्यू दिल्ली कैपिटल है और इस इकोनॉमी में मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। अब हम इकोनॉमिक स्नैपशॉट की बात करते हैं, ग्रोथ विदाउट इक्विटी की। तो जहां तक करप्शन की बात हम करते हैं, तो अगर डेटा देखा जाए तो 180 कंट्रीज के अंदर से हमारा जो रैंक है वो 96 आता है, which is really bad, for a country that is the 4th largest economy in the world, that is organizing G20 summit. तो एटलीस्ट हमें 50 के अंदर तो होना चाहिए, बट इट इज नाउ इन द कैटेगरी ऑफ 100, 96th पोजीशन इट हैज गेन्ड। ओके, पेटेंट फाइलिंग की बात करें अगर हम, पेटेंट फाइलिंग क्या होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर किसी भी कंपनी ने या किसी भी पर्सन ने कुछ चीजों को इन्वेंट किया है, ठीक है, तो वो उसको पेटेंट करा सकता है, मतलब पेटेंट फाइलिंग कर सकता है ताकि कोई दूसरा उसे कॉपी ना कर सके। तो अगर हम पेटेंट फाइलिंग में देखा जाए तो वर्ल्ड में हम 5th नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे आता है चाइना, क्योंकि हमारे पास वास्ट मेजॉरिटी है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा साइंटिफिक दिमाग होगा, उतनी ज्यादा कंपनीज होगी, तो इसकी वजह से हमारी पेटेंट फाइलिंग हम 5th नंबर पे हैं ग्लोबली विद 15.7% ग्रोथ, शोइंग इनोवेशनल पोटेंशियल। ग्लोबल एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं कि हम दुनिया को कितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम इस पे 9th पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना आता है। इट वाज अराउंड 3.1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है चाइना, और इंडिया 9th पोजीशन पे आता है विद 779 बिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज। So while India shows impressive growth in specific sectors like innovation and export, systematic issues like corruption significantly hampers overall economic development. तो ये बात सही है कि हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास स्किल्स भी है, लेकिन करप्शन की वजह से जो डेवलपमेंट हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाते हैं। अब अगर हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग इंडियन स्टेट्स की बात करें,
इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब कि कौन सा स्टेट जो है उसका जीडीपी कितना है, तो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र लीड्स विद 14.4 ट्रिलियन जीएसटीपी फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो अगर जीएसटीपी की बात करें तो 14.4 ट्रिलियन रुपीज जो है वहां की जीडीपी है। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, तो इनका जो जीडीपी रेट है, इनका पॉपुलेशन भी कम है, एजुकेशन सिस्टम भी इनका यहाँ का सही नहीं है, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। कुछ स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा रिच है जैसे महाराष्ट्र, कुछ है जो बहुत ही ज्यादा पुअर है। सो देयर इज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वेल्थी वेस्टर्न सदर्न स्टेट्स एंड पुअर ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न रीजन, रिफ्लेक्ट्स डिकेड्स ऑफ अनइवन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी डिलेमा। तो किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स से आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो कम हो जाती है। अगर जितना बढ़िया आपका ब्रिजेस रहेंगे, जितने ज्यादा आपकी अच्छी रोडें होंगी, तो उतना जल्दी, उतने आसानी तरीके से व्हीकल्स का आने जाना सिंपल रहेगा, जिससे पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा, डीजल का कंजम्पशन कम होगा, और जो कॉस्ट लेवी हम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वो कम से कम होगा। तो हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो डिस्पाइट स्पेंडिंग ट्रिलियंस ऑफ रुपीज, फ्लॉप्स हैव पाइल्ड अप। अ कैनोपी एट दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 कोलैप्स इन द हेवी रेन्स। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो नॉर्मली अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप गुड़गांव का एग्जांपल देख सकते हो कि जब बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है पूरे दिल्ली के अंदर, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, कोई भी चीज को पहले थ्रू मैप नहीं बनाया गया है। गुड़गांव में अगर बारिश हो जाती है तो सब कुछ टोटली ड्रेन हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है, क्वालिटी है, इट्स वेरी पुअर इन इंडिया। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेसेस अ क्रिटिकल चैलेंजेस, मैसिव इन्वेस्टमेंट विद इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स का मतलब कैसे कैसे हुए हैं, इससे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम क्या होते हैं। तो कोलैप्स ब्रिजेस, 30 ब्रिजेस कोलैप्स इन बिहार इन जस्ट 3 वीक्स। 2024 का डेटा है कि 13 ब्रिज जो थे वो कोलैप्स हो गए, गिर गए बिहार के अंदर। मंथली ब्रिज कोलैप्सेस नेशनल वाइड थ्रू आउट 2021 टू 2020, 2021 से 22 तक का डेटा है, जिसमें हर महीने एक नई ब्रिज जो है वो गिराई है। एयरपोर्ट फेलियर की बात करें तो बेंगलुरु का टर्मिनल 2 रूफ जो है वो लीक हो गया आफ्टर 18 मंथ्स। दिल्ली एयरपोर्ट कैनोपी कोलैप्स ड्यूरिंग 1%। सिमिलर इशूज इन जबलपुर, राजकोट एंड लखनऊ एयरपोर्ट। रोडवेज एंड हाईवेज की इशू की बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्रैक विदिन 5 days ऑफ इनोग्रेशन, मतलब 5 दिन ही हुए थे उसे उसका उद्घाटन होते हुए, और उसके अंदर क्रैकिंग जो है स्टार्ट हो गई। प्रगति मैदान अंडरपास क्लोज ड्यू टू डिजाइन फ्लॉज, वाइडस्प्रेड पोर्टहोल एंड मेंटेनेंस इशू नेशनल वाइड। तो अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम जैसे नितिन गडकरी कहते हैं कि वी हैव टू मेक द रोड्स एंड ब्रिजेस ऑफ आवर कंट्री जस्ट लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन जो इसके अंदर करप्शन है, इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही से नहीं डेवलप हो पा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की डेवलपमेंट में जो है ये एक बहुत ही बड़ा बोटलनेक की तरह बोटलनेक बन के जो है फंस गया। अब हम बात करते हैं करप्शन की। करप्शन बेसिकली मींस क्या होता है? करप्शन मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि सिस्टमैटिकली तरीके से हो सकता है उसको हम रोकते हैं, उसके अंदर हम रेड टेपिज्म लाते हैं, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं उसको पास थ्रू करने के लिए जो है ब्राइब लेते हैं, ताकि कोई भी चीज जो है वो उसको स्टॉल कर सके। और जब उनको ब्राइब मिलता है तो देन दे गिव ग्रीन लाइट टू द कंपनीज और द पर्सन टू गो अहेड विद देयर बिजनेस। सो दिस इज कॉल्ड करप्शन। और करप्शन एक बहुत बड़ा बोटलनेक होता है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ में। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे करप्शन जो है बहुत ही ज्यादा नील है, वहाँ पे सारी चीजें जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर है। लेकिन इंडिया के अंदर या फिर डिपार्टमेंट से जो है अप्रूवल लेना पड़ता है, ताकि जो है हम किसी भी चीज को इनोग्रेट कर सके, और यहीं पे जो है करप्शन जो है वो बॉर्न होता है। So India ranks 96 out of 180 countries in the 2024 Corruption Perception Index with a score of 38 out of 100. तो 180 कंट्री के अंदर हम 96 रैंक पे आते हैं। 180 कंट्री के अंदर हम 96 रैंक पे आते हैं। अब करप्शन का इम्पैक्ट क्या होता है बियॉन्ड मोरल फेलियर? हम ये तो कह रहे हैं कि चलो करप्शन जो है वो गलत है, लेकिन सिर्फ एक मोरल ग्राउंड पे हम ये बस बोल दे कि ये करप्शन इज अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। इसके जो है मायने बहुत बड़े होते हैं, इससे हमारे पूरे देश को नुकसान होता है। कैसे होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट हमें जो है वो झेलना पड़ता है। रेड्यूस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर किसी भी बाहर कंट्री को ये पता है कि इंडिया के अंदर करप्शन होता है, तो अपने कंपनी को जो है वो इंडिया के अंदर सेटअप नहीं करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, पैसे का जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसको कोई भी काम करना होगा तो उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि उसे आसानी से नहीं मिलेगा। फॉर दिस इट विल हैव टू पे ब्राइब। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आवर कंट्री इज फेसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन हो जाएगा। कभी भी किसी प्रोजेक्ट को हम अगर इनिशिएट करना चाहते हैं तो हमें ब्राइब देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस कॉस्ट को इन्फ्लेट उसके प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट हो जाएंगे। डिक्रीज टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। अब क्या होता है कि जैसे हम कितनी बार होता है कि इनकम टैक्स लोग फाइल नहीं करते हैं। इनकम टैक्स फाइल नहीं करने के लिए क्या करते हैं? वो बेसिकली अपने पैसे को रीराउट करते हैं। पैसे को रीराउट करते हैं थ्रू दोज कंट्रीज जहाँ पे रीराउट करते हैं जहाँ पे टैक्स लेवी जो होता है वो जीरो होता है, और उसके बाद जो है इंडिया के अंदर वो उस पैसे को दोबारा से रेमेडी के थ्रू मंगा लेते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया शेल कंपनीज बना लेते हैं। शेल कंपनी मतलब ऑन पेपर एक कंपनी होती है, लेकिन ओरिजिनली वो कंपनी नहीं होती है, और उसको ये दिखाते हैं कि ये जो है इससे इतना हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, और जिसकी वजह से उनका टैक्स जो है जीरो हो जाता है। तीसरा है वो अपने सारे पैसे को थ्रू हवाला जो है वो स्विस बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। सो दिस इज द पॉइंट्स ऑफ करप्शन। मिस एलोकेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज,
अब इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? तो रेड्यूस क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अगर आप चीज़ों में करप्शन करते हैं, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में करप्शन करते हैं, तो जो रोड्स हाईवे अगर अच्छी नहीं बनेगी तो पब्लिक सर्विसेज जो है वो अच्छी नहीं होंगी आपकी। इंक्रीज इनइक्वालिटी होगी, मतलब जो बंदा टैक्स दे रहा है, एक सैलरी वाला पर्सन टैक्स दे रहा है, लेकिन अगर एक सोल प्रोप्राइटर है जो कि टैक्स नहीं दे रहा, तो वो दिन पे दिन अमीर होता जाएगा, तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इरोडेड पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फ्रॉम बाईपास रेगुलेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट करप्शन should be taken care of and there should not be mismanagement in the government sector as well. अब हम एजुकेशन की बात करते हैं इंडिया के अंदर। तो डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, इंडिया एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूज टू स्ट्रगल विद क्वालिटी एंड एक्सेस इशू। अगर आप बाहर की कंट्रीज से, जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, या फिर और भी यूरोपियन कंट्रीज हो गए, अगर उनके एजुकेशन क्वालिटी से इंडियन की क्वालिटी को अगर कंपेयर किया जाए तो हम बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। हमें 9th 10th इन सब क्लासेस के अंदर हमें न्यू स्किल्स जो है वो जनरेट नहीं सिखाया जाता। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इंडिया जो है ने प्रोग्रेस तो की है एनरोलमेंट रेट में, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है रिमेन इनकंसिस्टेंट अक्रॉस रीजन। अगर आप कंपेयर करते हैं विथ कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज, सिंगापुर, साउथ एशियन कंट्रीज, सो इनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड अप टू डेट होता है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। हम स्टिल नॉट इन द अर्ली एज हम कोई भी स्किल्स को जो है वो जनरेट नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस इन एनरोलमेंट रेट्स बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिमेन्स इनकंसिस्टेंट अक्रॉस रीजन। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अप टू डेट स्किल्स should be enrolled in our education system. बच्चों को 6th-7th क्लास से जो है कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स को जो है सीखना चाहिए जो कि इन द कमिंग फ्यूचर दैट विल कम इन द यूज। लाइक आप देखते हैं कि चाइनीज स्टूडेंट जो होते हैं वो इन द अर्ली एज जो है वो प्रोग्रामिंग सीखना चालू करते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉयज उनके लिए मैन्युफैक्चर किए गए जहाँ पे वो उन्हें प्रोग्रामिंग की चीजें दिखाई जाती हैं, इवन दो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट उनको एक आदत लगती है कि हाँ हमें इन सारी चीजों को सीखना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन द अर्ली एज हमें कोई ना कोई स्किल्स जो है वो सीखना ही चाहिए। अब ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट गैप की बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो यहाँ इंडिया के जो पर्सोना है, जो लोग हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि वो कैसे हैं। एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो डिस्पाइट इंक्रीज एक्सेस, लर्निंग आउटकम्स रिमेन पुअर अक्रॉस मेनी रीजंस। यूथ के एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो यूथ का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन डिक्लाइन टू 37% इन 2022 डिस्पाइट वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट जो जनरेशन है वो बहुत ही कम हो रहा है। इसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हर लोग जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे, गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे भाग रहा है, ना कि कोई यूनिकॉर्न, ना कि कोई स्टार्टअप को क्रिएट किया जाए। इसलिए अमेरिका आज डेवलप कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फंडिंग जो है बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट। और जो लोग होते हैं वो इंडिविजुअली जो है वो स्टार्टअप क्रिएट करते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों को भी जॉब देते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये जनरेशन जो है वो धीरे धीरे ये सारी चीजें कर रहा है। स्किल मिसमैच हो रहा है, गैप बिटवीन एजुकेशन सिस्टम आउटपुट एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। आपने आज से 10 साल पहले जो पढ़ाई की थी और आज की जो रिक्वायरमेंट है, आज के टाइम में एआई है, बहुत सारी चीजों को हम ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो ये मिसमैच हो जा रहा है स्किल्स का। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप इनोवेशन। किसी भी कंट्री को डेवलप करना है आज के टाइम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स और सबसे ज्यादा पेटेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से होता है। तो अगर हर एक इंसान जो है बहुत ज्यादा एजुकेटेड होता है, हर एक इंसान जो है ये अगर सोचता है कि हमें खुद का एक कंपनी क्रिएट करनी है, तब जाके उसकी इकोनॉमी भी बूम करती है। तो स्टार्टअप इनोवेशन की बात करें तो डिस्पाइट स्ट्रक्चर चैलेंज, इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम शोस रिमार्केबल रेजिलियंस। जो कंट्री जो है हमारी वो 5th ग्लोबली है इन पेटेंट फाइलिंग विद 15.7 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज पेटेंट एप्लीकेशन केम फ्रॉम डोमेस्टिक एप्लीकेंट। मतलब कि जो यहाँ पे निम्न तबके के लोग हैं उन्होंने जो है पेटेंट फाइल किया। तो इसका मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंप्रूव हो रहा है। हमारे जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न्स आर बीइंग जनरेटेड ईच एंड एवरी ईयर, सो इट्स अ गुड साइन। अब हम एग्रीकल्चर इंपेरेटिव की बात करते हैं कि चाहे हम ये कह लें कि हमारी बहुत ज्यादा हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, लेकिन अभी भी मोर देन 40 to 50% ऑफ द पीपल स्टिल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर हम देखा जाए तो विद ओवर 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, द सेक्टर रिमेन्स क्रूशियल टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो द इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन नॉट एब्जॉर्ब एग्रीकल्चर वर्कर्स ड्यू टू ऑटोमेशन एंड एआई। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी जल्दी आप नहीं ला सकते, क्योंकि जो चीजें जैसे हार्वेस्ट होती है चीजें वो वैसी होंगी। आप बस उसके टेक्निक में जो है ऑल्टरेशन कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप थ्रू एआई जो है हार्वेस्ट कर लो चीजों को, फसल को काट लो, ठीक है। तो आने वाले समय में चीजें चेंज होंगी, लेकिन अभी ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमने बात तो कर ली कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, लेकिन इंडिया को जो है एक सही स्टेबल रास्ते पे ले जाना होगा। अगर इसको ग्रोथ को जो है हमें और दिन के दिन इंक्रीज करना होगा, अगर हमें चाइना से कम्पीट करना है, अगर हमें नेबरिंग कंट्री से कम्पीट करना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले करना पड़ेगा हमें एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इंप्रूव ट्रेनिंग एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू यंग फार्मर्स। अब आपको मैं एक फैक्ट की बात बताता हूं कि इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड डील होने वाला है, या होने वाला था बिफोर ट्रंप इम्पोज्ड अ टैरिफ ऑफ 25%। उसके अंदर अमेरिकन कंपनीज क्या चाहती थी कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है एक्सेस मिले, जैसे डेयरी प्रोडक्ट का एक्सेस मिले, फार्म प्रोडक्ट का एक्सेस मिले। लेकिन इंडिया कभी भी किसी कंट्री को अलाउ नहीं करता है कि वो डेयरी प्रोडक्ट, फार्म प्रोडक्ट जो है हमारे कंट्री के अंदर सेल करे। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा तबके के लोग, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके पास टेक्निक्स बहुत ज्यादा है, वो
किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस और हार्वेस्ट बहुत कम दामों पे कर लेते हैं, लेकिन हमारे फार्मर्स के पास अभी भी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। और अगर हम बाहर से इंपोर्ट करने लगे तो अगर एक फार्मर जो है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में 15 रुपये लगाता है और अगर वही चीज़ हम 10 रुपये का बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे तो नॉर्मली लोग जो है वो 10 रुपये की चीज़ें खरीदेंगे, 15 रुपये की खरीदेंगे नहीं, और इसकी वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। और अगर फार्मर्स को नुकसान पड़ा तो फिर गवर्नमेंट को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो वोट मोर देन 40 to 50% पीपल एग्रीकल्चर में है, तो वो अगर वोट जिसको देंगे वही उसी की सरकार बनेगी। तो इसलिए सरकार को भी जो है झुकना पड़ता है, और सरकार अलाउ करती ही नहीं कभी भी किसी फॉरेन कंट्री को कि वो हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है इंडल्ज हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें एक प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमें अपने फार्मर्स को भी मॉडर्न जो है वो बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम उस किसी भी कंट्री से कम्पीट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी फोकस, हमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ओवर स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम किसी भी चीज़ को बना रहे तो बना ही नहीं रहे, हमें उसमें क्वालिटी भी देखनी है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं क्या वो सारी चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेंगी, क्या उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, क्या जो इसके मेंटेनेंस के अंदर इसकी। तो एंटी करप्शन मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज पब्लिक प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये रूल निकालना चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप रोक रहे हो तो उसके ऊपर आपको ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होना पड़ेगा कि क्यों रोक रहे हो। और एक फास्ट ट्रैक पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को कि किसी भी प्रोजेक्ट को जो है ऑनलाइन जो है हम ऑथेंटिकेट कर दें और ऑनलाइन उसे पास कर दें, हमें किसी मिनिस्टर के पास ना जाना पड़े। एजुकेशन रिफॉर्म की अगर बात करें तो इंप्लीमेंट राइट टू यूनिफॉर्म एजुकेशन विद फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे भी ध्यान रखने की जरूरत है, और नेशनल वाइड ग्रिड की हमें जरूरत है। क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर टू बैलेंस वाटर रिसोर्स अक्रॉस रीजन विद वेरिएबल रेनफॉल। तो नेशनल वाइड ग्रिड में क्या होता है कि कभी बार क्या होता है कि किसी स्टेट में जो है बहुत ज्यादा बारिश हो गई, या फिर किसी स्टेट में सूखा पड़ गया, और किसी दूसरे स्टेट में ज्यादा बारिश हो रही है, किसी दूसरे स्टेट में सूखा पड़ रहा है। तो नेशनल वाटर ग्रिड से क्या होता है कि हम वाटर को जो है स्टेबली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास थ्रू कर दे जो आसपास के स्टेट्स हैं, ताकि किसी एक स्टेट को जो है ज्यादा नुकसान ना पड़े। तो दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी क्रिएटेड। तो इंडिया इज अ पुअर कंट्री, यस इट्स अ पुअर कंट्री, लेकिन कंक्लूजन क्या है, मतलब कैसे हम इस सारी चीजों को जो है इस कंट्री के ड्रॉबैक को इट्स अ फास्ट इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट इवन दो सो मेनी पीपल इन कंट्री, इट हैज इट हैज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट इवन देन देयर आर सो मेनी पुअर पीपल हु आर नॉट एबल टू मेक देयर बोथ एंड्स मीट। सो कंक्लूजन अगर देखा जाए तो इंडियन फ्यूचर्स डिपेंड ऑन नॉट जस्ट ऑन हाउ फास्ट इज ग्रोथ, बट हाउ वाइडली द बेनिफिट्स ऑफ दैट ग्रोथ आर शेयर। तो ये नहीं कि किसी एक तबके के पास करोड़ों रुपए हो और किसी एक तबके के पास बहुत ही कम। हमें ग्रोथ तो करना है, लेकिन हमें सब लोगों को साथ में भी लेके चलना है। इंडिया स्टैंड्स एट अ क्रिटिकल जंक्शन व्हाइल वी आर एड्रेसिंग फंडामेंटल चैलेंजेस ऑफ करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एंड एजुकेशन आउटकम्स इज एसेंशियल टू ट्रांसलेट इकोनॉमिक पोटेंशियल इनटू वाइडस्प्रेड प्रॉस्पेरिटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर जीडीपी नंबर नॉट ओनली इंक्रीजेस बट जीडीपी पर कैपिटल आल्सो इंक्रीजेस। जीडीपी में क्या होता है कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी तो है, लेकिन क्या 140 करोड़ लोग के पास सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है? नहीं होता भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि किसी के पास, मुकेश अंबानी के पास करोड़ों की संपत्ति है, या फिर बहुत सारे मिलीनियर्स के पास, और कुछ लोगों के पावर पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि हमारे जीडीपी नंबर तो बढ़े, लेकिन जीडीपी पर कैपिटल भी बढ़े, जो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आ रही है वो भी इंक्रीज हो। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।